नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के अंदर। मैं अरविंद एपावत। मैं आज अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का कक्षा 6 का विज्ञान विषय का पेपर लेकर आया हूं। तो दोस्तों, ये अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है। तो मैं स्टार्ट करता हूं पेपर बिना टाइम गवाए। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पूछे आपसे, निम्न प्रश्नों के उत्तर कर्माक्षर कोष्ठक में लिखे। मतलब यहाँ पर आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, मंड पर आयोडीन की क्रिया होने पर रंग आता है। तो कैसा रंग आ जाता है? देखो, क के अंदर लाल या पीला, ख के अंदर नारंगी या हरी, घ के अंदर नीला या काला और घ के अंदर कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ग ऑप्शन हो जाएगा। नीला या काला रंग है वो मंड पर आयोडीन की क्रिया के होने से आ जाता है। आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा है, रंगहीन कांच होते हैं। रंगहीन कांच कैसे होते हैं? अ के अंदर पारदर्शी, ख के अंदर पारभासी, ग के अंदर अपारदर्शी और घ के अंदर अल्पभासी। तो जो रंगहीन मतलब बिना रंग के जो कांच होते हैं सफ़ेद कलर के, वो कैसे होते हैं? पारदर्शी होते हैं, जिसे हम आर पार देख सकते हैं। जैसे देखो, गाड़ी के आगे लगा हुआ शीशा, उसे वो कैसा होता है? पारदर्शी होता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, दही से मक्खन को निकाला जाता है। तो दही से मक्खन को कैसे निकाला जाता है? क के अंदर सानन द्वारा, ख के अंदर वाष्पन द्वारा, ग के अंदर मंथन द्वारा और घ के अंदर निष्पादन द्वारा। तो आपको पता होगा, आपके भी घर के अंदर दही से मक्खन बनाया जाता होगा और मक्खन से घी बनता है। तो ये मंथन के द्वारा होता है, ठीक है ना। एक इसके अंदर राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ग ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, सोता पौधे द्वारा जल को वाष्प के रूप में उड़ाना कहलाता है। तो क के अंदर प्रकाश संश्लेषण, ख के अंदर संवहन, घ के अंदर प्रकरणीय और घ के अंदर है वाष्पो उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ग ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर पांचवा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब यहाँ पर आपको खाली जगह भरनी है। तो देखो, यहाँ पर आपको 4 खाली जगह दी गई है। सबसे पहली है, 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर के अंदर हमेशा कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 5 किलोमीटर में मीटर होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ पर कितने किलोमीटर पूछा आपसे? 5। तो 1000 को 5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 5000 मीटर आ जाएंगे। अगला पूछा 7वां, झूले पर किसी बच्चे की गति होती है। तो कैसी होती है? वर्तुल गति होती है। तो इस खाली जगह के अंदर आ जाएगा वर्तुल शब्द आ जाएगा। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है। तो कैसी गति होती है? आवर्ती गति होती है। इस क्वेश्चन का आंसर लिख दोगे आप खाली जगह के अंदर। अगले क्वेश्चन है जो आपके निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। 9वां क्वेश्चन पूछा है, धातु किसे कहते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है धातु की। यहाँ पर आपको परिभाषा लिखनी है। तो क्या हो जाएगा? वे पदार्थ जिनमें से एक विशेष प्रकार की द्युति या समक होती है वो धातु कहलाते हैं। 10वां क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर इम्पोर्टेंट, सालन किसे कहते हैं? एक अनुप्रयोग बताइए। तो यहाँ पर आपको सालन का परिभाषा लिखनी है और उसका एक अनुप्रयोग भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखो, यहाँ पर है, छोटे कणों को हिला हिलाकर बारीक छिद्रों से होकर पृथक करना चालन कहलाता है। इसका अनुप्रयोग हम देख सकते हैं, हमारे घर के अंदर रोज होता है, आटे को सानना। आटे को देखो, हमें ना एक छोटी सी सननी से, मतलब छोटे छोटे छिद्र वाली सननी से आटे को सानते हैं और उसमें से जो भी होता है थोड़ा बहुत गेहूँ वगैरह बाजरे के जो बड़े दाने होते हैं वो बाहर निकाल देते हैं। 11वां क्वेश्चन पूछा है, तने का मुख्य कार्य क्या है? तो तने का यहाँ पर मुख्य कार्य वो आपको बताना है। जल तथा इसमें घुले खनिजों को पत्तियों तक पहुँचाना तथा पत्तियों में बने भोजन को जड़ों तक पहुँचाना, ये तने का मुख्य कार्य है।
अगला क्वेश्चन है आपका 12वां प्रश्न है। 12वां क्वेश्चन है, असल संधि किसे कहते हैं और ये कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब संधि वाली अस्थियां हिल नहीं सकती है तो ऐसी संधि असल संधि कहलाती है, जैसे खोपड़ी की संधियां। संधि का मतलब होता है हड्डियां, जो मतलब असल मतलब जो हिलती नहीं है वो कहाँ पर होती है? सिर्फ जो खोपड़ी की हड्डी है वो कभी भी इधर उधर नहीं हिलती है। 13वां क्वेश्चन है, आवास किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आपको आवास की परिभाषा लिखनी है। किसी स्थल का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उनको आवास कहते हैं या वो आवास कहलाता है। 14वां क्वेश्चन पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आवर्ती गति के दो उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर आवर्ती गति के दो उदाहरण लिखने हैं। पहला हो जाएगा किसी लोलक की गति या घड़ी के पेंडुलम की गति। यहाँ पर दो इसके उदाहरण हो जाएंगे। 15वां क्वेश्चन पूछा है, विद्युत धारा का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो यहाँ पर आपको विद्युत जो धारा है उसका आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसके द्वारा आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पर बताया है। विद्युत परिपथ के खुले तारों को कदापि छूना नहीं चाहिए। विद्युत परिपथ की मरम्मत सदैव प्लास्टिक के हथे लगे औजारों से करनी चाहिए। सदैव रबड़ के दस्ताने पहनने चाहिए। सुरक्षा टेप का प्रयोग करना चाहिए। ये विद्युत का कार्य करते टाइम विशेष प्रकार की ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर 16वां, दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार प्रयोग होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंपास की सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। सुई नोक वाले सिर उत्तर की ओर तथा उसके पीछे का सिरा है जो दक्षिण दिशा में बताता है। उत्तर दक्षिण दिशाओं को जानकर पूर्व पश्चिम की दिशाओं का ज्ञान किया जा सकता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 17वां है, आप कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली होती है? आपको बताना है कि जो वायु है वो पानी के अंदर किस प्रकार से घुली हुई होती है, आप किस प्रकार से बताएंगे? तो इसके लिए जब किसी बर्तन या कांच के बीकर में जल उबालने से पहले हम सावधानीपूर्वक इन पात्रों के अंदर की तली को देखते हैं। इस पर हमें कुछ बुलबुले दिखाई देते हैं और ये बुलबुले वायु में घुली वायु से उत्पन्न होते हैं। आपने भी कभी भी देखा होगा, ज़्यादा पानी उबलता है तो देखो जो मतलब नीचे की तरफ रहता है वहाँ पर क्या बनते हैं? छोटी छोटी बूंदें बन जाती है, बुलबुले निकलने लगते हैं। वो क्या है? उस पानी के अंदर वायु होती है। 18वां क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पक्षियों के कंकाल की विशेषता लिखिए। तो पक्षी है, पक्षी का जो कंकाल होता है, हड्डियाँ होती है, उनकी क्या विशेषता है उसको यहाँ पर बताना है आपको। पक्षियों का शरीर उड़ने, चलने एवं जल पर तैरने के अनुकूल होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होता है जिनके कारण उनकी अस्थियाँ हल्की परंतु मजबूत होती है। पश्चात पद की अस्थियाँ चलने व बैठने के अनुकूल होती है। अग्रपद की अस्थियाँ रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है और कंधे की अस्थियाँ मजबूत होती है और वृक्ष की अस्थियाँ उड़ने वाली पेशियों को जकड़ रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है तथा पंखों के ऊपर नीचे होने में सहायता करती है। ये हैं जो पक्षियों के जो कंकाल होता है, शरीर होता है, उसकी विशेषता यहाँ पर है। 19वां क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैविक तथा अजैविक घटकों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो यहाँ पर आपको जैविक और अजैविक घटकों के बारे में बताना है। जैविक घटक सभी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु जैविक घटक कहलाते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे उत्पादन सभी हरे पौधे, उपभोक्ता शाकाहारी व मांसाहारी जंतु और अपघटन सभी सूक्ष्म जीव। अब अजैविक घटक क्या होते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा अजैविक घटक ताप, पानी, प्रकाश, वर्षा, वायु, मिट्टी आदि ये क्या हो जाते हैं? अजैविक घटक हो जाते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है इस पेपर का, धातुओं तथा अधातुओं के कुछ उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर आपको धातुओं और कुछ अधातुओं के उदाहरण, तो धातुओं के उदाहरण जैसे लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम। अधातुओं के उदाहरण जैसे मिट्टी, कोयला, पत्थर वगैरह, ये किसके हो जाएंगे? अधातुओं के उदाहरण हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको कैसा लगा पेपर कमेंट करके ज़रूर बताएं और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।